हेलो एंड वेलकम टू ज़ार कमर्शिया। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडिया की जो इकोनॉमी है विद द नेबरिंग कंट्रीज दैट इज़ पाकिस्तान एंड चाइना। ओके, सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है जो हम देखेंगे दैट इज़ द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया। जो हम स्टार्ट करेंगे कि इंडिया ने जब फ्रीडम हासिल की तो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या थी। तो सबसे पहले जो इनको फ्रीडम मिली वो मिली 1947 में। जो पहला पॉइंट है जो इंडिया आज़ाद हो गया ब्रिटिश से दैट इज़ 1947। एंड आफ्टर दैट इन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया, दैट इज़ द मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम। तो उसे हम कहते हैं मिक्सड इकोनॉमी। तो जो इनका इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्सड इकोनॉमी है। एंड द थर्ड वन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन्होंने जो स्टार्ट करी वो करी इन्होंने 1951 में। एक दोबारा पढ़ेंगे तो डेट्स ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। तो सबसे पहला जो फ्रीडम है, फ्रीडम तो 1947 जो कि हमें याद है। और जो दूसरा है इकोनॉमिक सिस्टम जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि आगे भी हमें ये ज़रूरत लगेगा। इकोनॉमिक सिस्टम हमने कौन सा अडॉप्ट किया, दैट इज़ मिक्सड इकोनॉमी। द थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग इन्होंने स्टार्ट कब से की, इन्होंने स्टार्ट की 1951 से, जो कि आपने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है और पिछले जो यूनिट्स है वहाँ पर भी पढ़ा है आपने। ओके, इसके बाद है आईपीआर जो कि मैंने आपको कहा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो स्टार्ट इन्होंने किया वो किया इन्होंने 1956 में। तो याद रखिए आईपीआर 1956। ओके, न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी वो आया 1961 में। ये डेट्स हमें याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट देयर इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिन्हें आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं, जो कि हो गए 1991 में, जहाँ पे आपने लिबरलाइजेशन पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा एंड द प्राइवेटाइजेशन पढ़ा, जिससे आप कहते थे एलपीजी। वो वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जिन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं 1991 में। और याद रखिए ये यहाँ पे 51 में वो 5 ईयर प्लान्स थे और वो 5 ईयर प्लान्स अब 15 ईयर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट फ्रॉम 5 ईयर प्लानिंग टू पर्सपेक्टिव प्लानिंग विद द 15 ईयर विजन दैट इज़ 2017। वो 5 ईयर प्लान्स अब हमें 15 ईयर में हो गए शिफ्ट। तो ये थे डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया। तो कुछ आप रिवाइज एक दो बार खुद करेंगे। दैट इज़ फ्रीडम होगी वो 1947 में, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो मिक्सड इकोनॉमी है, इकोनॉमिक प्लानिंग 1951, आईपीआर 1956, एग्रीकल्चर पॉलिसी 1961। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो आगे जाके हमें ज़रूरत लगेंगे। सर वो है क्या? सबसे पहले जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कौन सा है? मिक्सड इकोनॉमी। ओके, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है इन्होंने वो कब स्टार्ट किए? 1991 में। 1991 में, ये याद रखिए। इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? मिक्सड इकोनॉमी। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब थे? 1991 में। तो ये थे डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या थी? सेम, जो आज़ादी जो इन्हें मिली वो भी 1947 में ही मिली क्योंकि एक ही मुल्क तो थे ये, फ्रीडम 1947 में। दूसरा था इकोनॉमिक सिस्टम, इन्होंने भी क्या अडॉप्ट किया? मिक्सड इकोनॉमी। ओके, दो इकोनॉमिक प्लानिंग इन्होंने कब की? 1956। इंडिया ने की थी 1951 में। ये याद रखें, इकोनॉमिक प्लानिंग उन्होंने 1951 में की और इन्होंने 1956 में की। ओके, आफ्टर दैट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी वो 1950s में आई। और एक पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कीजिए, बिकॉज इंपोर्ट क्या होता है, आप परचेज गुड्स करते हैं फ्रॉम अदर कंट्री, लेकिन आपको कहा गया कि आप डोमेस्टिक गुड्स से ही उन्हें सब्स्टिट्यूट कीजिए। वो पॉलिसी इन्होंने कब अप्लाई की? दैट इज़ 1950 में। और इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में। ओके, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री दैट इज़ 1970। जो कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री है इन्होंने इन्हें नेशनलाइज किया, वो भी कब किया? 1970s में। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ पे हमने 1991 में और यहाँ पे 1988 में। याद रखिए बेटा, अगर यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन कहा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ ये है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? मिक्सड। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो है 1988 में। सो ये थे डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ पाकिस्तान। एक दो बार आप पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएगा। ओके, नाउ देयर इज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना। तो सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ये बना, ये ऐसे ही नहीं था, ये चाइना बना
1949 में, और इनकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो कब स्टार्ट हो गई? 1953 में। इंडिया 1951, पाकिस्तान 1956 एंड चाइना 1953, याद रखिए। और इकोनॉमिक सिस्टम, कमांड इकोनॉमी, ये आप आगे पढ़ेंगे। चाइना के रिलेटेड जब हम एक टॉपिक उठाएंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे, वो भी इसी वीडियो में ही पढ़ेंगे आप। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF, ये अलग क्वेश्चन आता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, वो हुआ 1966 से 1976, ये भी आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हो गए यहाँ पे हो गए वो 1978 में, और इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी की, दैट इज़ 1979। अगर कोई फैमिली है उन्हें एक ही चाइल्ड होना चाहिए, जो इन्होंने अडॉप्ट की उस वक्त। अब ये एबॉलिश हो गया। अब इसमें से जो पॉइंट्स है, सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कि आपको पढ़ना है। ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, सर ये क्या होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है और ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन क्या होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सो दीज वर द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कॉमन स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया और पाकिस्तान क्या है? अगर हम देखेंगे, मैंने आपको वो अभी पढ़ाया था, तो कॉमन स्ट्रैटेजीज जो थी, जो कि ये है, सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया ने कब? 1951, पाकिस्तान ने कब? 1956। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 और यहाँ पे 1988। और यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम जो अडॉप्ट हो गया, यहाँ पे मिक्सड और यहाँ पे मिक्सड। सो दीज वर द कॉमन स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया और पाकिस्तान फॉर द डेवलपमेंट। तो याद रखिए बेटा, एक दो बार पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएगा। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी? इकोनॉमिक प्लानिंग 1951 में इंडिया को और पाकिस्तान को 1956 में, जो कि 5 ईयर प्लान्स बने ना, तो वो 51 में इन्होंने स्टार्ट किए और इन्होंने 56 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो यहाँ पे आए 1991 और यहाँ पे 1988, पाकिस्तान यहाँ से थोड़ा आगे है। इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे मिक्सड है और यहाँ पर भी मिक्सड है। सो ये एक पॉइंट था, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, और अब कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एरियाज वेयर इंडिया हैज एन एज ओवर पाकिस्तान? ऐसे कौन से एरियाज है, ऐसे कौन से एरियाज है जहां पे इंडिया को एज है पाकिस्तान से? सबसे पहले स्किल्ड मैन पावर, इंडिया के पास बहुत स्किल्ड मैन पावर है। स्किल्ड मैन पावर क्या होते हैं? जिनके पास वो स्किल्स होते हैं, जो वेरी एजुकेटेड होते हैं, जो लिटरेट होते हैं। सबसे पहले इंडिया हैज मोर स्किल्ड मैन पावर। क्यों पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? रीजन इनका ये है क्योंकि इनके पास वर्ल्ड फेमस IITs है, IIMs है, हैविंग हाई PGIs। ये जो PGI होता है ना, ये एक स्कोर होता है जो बताता है कि एक स्कूल की क्वालिटी क्या है, उसे आप कहते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इंडिया के पास ऐसे स्कूल्स हैं, इंडिया के पास ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका PGI हाई है। PGI एक स्कोर है जो कि बताता है कि एक कॉलेज में क्या क्वालिटी है, इस इंस्टीट्यूट में क्या क्वालिटी है। सो इंडिया के पास वो इंस्टीट्यूट्स है जिन्हें PGIs बहुत ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स कम फ्रॉम अदर कंट्रीज टू रिसीव एजुकेशन इन इंडिया। सो इंडिया में सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं पढ़ते, इंडिया में बाहर से लोग आते हैं ताकि इन IITs में एडमिशन हो जाए या इन IIMs में एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला कि इंडिया के पास क्या है, दैट इज स्किल्ड मैन पावर। क्या है इनके पास? स्किल्ड मैन पावर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फीमेल लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी मैंने क्या कहा कि जहां इंडिया में जो औरतें हैं वो ज्यादा पढ़ती है एज कंपेयर टू द पाकिस्तान। अब NCERT कहती है कि द रीजन इज बीइंग इट इज द बैकवर्ड थिंकिंग ऑफ द पीपल, जो रोकते हैं लड़कियों को स्कूल जाने से। सो इस्लाम इज नॉट द रीजन दैट। ठीक है, अब NCERT बुक्स यही लिख रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं द फीमेल लिटरेसी रेट इज हायर इन इंडिया देन पाकिस्तान। द मेन रीजन इज दिस, द बैकवर्ड थिंकिंग ऑफ पाकिस्तानी पीपल। दिस इज द मेन रीजन। दिस इज नॉट द रीजन दैट कि आप इस्लाम को, अगर कोई भी गलती कोई मुस्लिम करता है, आप इस्लाम को इसे ठहराएंगे नहीं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया, देयर आर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू द पाकिस्तान। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज फॉर बेटर देन
पाकिस्तान, जो कि ये रेट है ये पाकिस्तान से अच्छी है। नाउ यू नो द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, पिछले यूनिट्स में। ओके, नाउ दिस वाज द व्हाट आर द एरियाज वेयर इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान। ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया को एज है पाकिस्तान से। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज़ एन एज ओवर इंडिया। ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे पाकिस्तान को एज है, किन से, इंडिया से। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला बेटर फॉरेन ट्रेड। सर व्हाट इज़ द रीज़न कि इनका फॉरेन ट्रेड अच्छा है इंडिया से, क्योंकि जो पाकिस्तान है एज पर अगर आप मैप देखेंगे ये वेरी क्लोज है चाइना से, सो बिकॉज ऑफ दैट तो इनका फॉरेन ट्रेड अच्छा है और इनके रिलेशन भी चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। द एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ पाकिस्तान हैज़ ग्रोन मच फास्टर देन इंडिया। इट्स मेन रीजन इज नियरनेस टू चाइना, क्योंकि ये चाइना के बहुत नज़दीक है। नाउ इम्प्रूव्ड वाटर फैसिलिटीज़, पाकिस्तान के पास बेटर वाटर फैसिलिटी है एज कंपेयर टू द इंडिया, सिंपल। थर्ड वन इज एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में तो ये रिटर्न देगा, लेट इट बी 20%, एज कंपेयर टू इंडिया। अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे वहां पे ये देगा 15%। सो बेटर अपॉर्चुनिटीज आर इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू द इंडिया। तो आउटपुट पे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, आउटपुट पे ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान में मिलता है। सो दिस वर्ड व्हाट आर द एरियाज, ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे पाकिस्तान को एज है इंडिया से। तो ये सिंपल है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द एरियाज वेयर चाइना हैज एन एज, जहाँ पे चाइना को एज है, चाइना को एज है दोनों से ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे चाइना को एज है दोनों से, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। तो सबसे पहले शेयर इन ग्लोबल इकोनॉमी, चाइना इज सेकंड टू यूएसए। अगर जीडीपी आप यूएसए का देखेंगे तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे चाइना आता है। चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स परसेंटेज शेयर इन ग्लोबल जीडीपी, इट इज सेकंड टू यूएसए। पहले नंबर पे यूएसए आता है और दूसरा कौन आता है बेटा, दैट इज चाइना। Okay, now agricultural reforms brought wellness to people of China. It was achieved through cooperative farming. चाइना में क्या हुआ था कि वहाँ पे फार्मिंग इंडिविजुअली नहीं करते हैं, वहाँ पे कॉपरेट बहुत सारे मिल के करते हैं फार्मिंग, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड कॉपरेटिव फार्मिंग, जो कि आप पढ़ेंगे आगे। कम्यून सिस्टम भी इसमें हुआ जो कि आप आगे पढ़ेंगे अभी। Okay, now the manufactured exports. The China has expertise in industry that is manufactured goods. It export goods at economical price as the cost of labor in China is less. Population ज़्यादा है, अगर population ज़्यादा है तो labor को कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो human force है वो बहुत ज़्यादा है। तो the reason is this कि वहाँ पे जो लेबर का प्राइस है वो बहुत कम है। And it exports qualitative goods at less price. The reason is there cheap labor. Why there is cheap labor? Because there is high population. So there are 3 sectors: share in global economy, agricultural reforms and manufactured exports. और this was the question, चाइना को एज है इंडिया और पाकिस्तान से किन एरियाज में। ओके, now the next question is give reasons for the slow growth and re-emergence of poverty in Pakistan. कि रीज़न क्या है कि पाकिस्तान में इतनी गरीबी है। तो सबसे पहले रीज़न जो है अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप हर दिन न्यूज़ में देखते रहोगे कि इस प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा किया, इस प्राइम मिनिस्टर के साथ को फांसी दे दी गई। द रीज़न इज़ देयर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे अगर आप इस वक्त भी देखेंगे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था वहाँ पे इमरान खान, वो बिहाइंड द बार से। रीज़न क्या है, रीज़न इज़ देयर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नाउ सबसे सेकंड जो है उसके बाद है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन रोल। इनके पास अपना पैसा है ही नहीं कुछ, क्योंकि काम ही नहीं करते, ये सिर्फ डिपेंड रहते हैं कर्जे पे, और जो क्या ये लेते हैं IMF से या किसी और से लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड होते हैं किस पे, फॉरेन लोन पे। ओके, और जो तीसरा है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर आप इंडिया की बात करेंगे, जो हमारा $1 है, जो $1 है, हमें वी हैव टू पे अराउंड 83। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान को देना है 273। एक तो छोटा मुल्क है हमसे, छोटा मुल्क है हमसे। भाई काम कीजिए,
नहीं, काम तो नहीं करेंगे, सिर्फ कर्जा लेंगे दूसरे मुल्क से, ठीक। ओके, इसके बाद टू मनी एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस, अच्छा कुछ भी हो जाए डिफेंस पे खर्चा कम नहीं करते हैं, क्योंकि इनके एक ये डिपेंड है कि नहीं जो हमारी मिलिट्री है ये स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट्स ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 GLF जो आप कहते हो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो था ये था क्या? ये एक सिंपल था कि जेडोंग ने इसे स्टार्ट किया और कहा कि लोगों से कि आप अपना जो बैकयार्ड है वहाँ पे आप फार्मिंग के बजाय इंडस्ट्री छोड़े, और इंडस्ट्री में लोगों को फोर्स किया कि आप काम करो काम करो, क्योंकि ये चाहते थे कि हम गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि हम इसे एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन उस वजह से उसी वक्त नेचर ने इनका साथ नहीं दिया, मौसम ख़राब हो गए, बारिश नहीं हुई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं निकले, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं निकले तो उनसे क्या हो गया, भूखमारी से भी मर गए लोग। तो ये 30 से 45 मिलियन लोग मर गए। तो इसी को कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958। सो दिस वाज, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हैं इस बारे में। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, ओके, इसे कहते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 टू 1976। ये भी आ सकता है आपको 2 मार्क्स वाला। तो ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ये एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, किस में? चाइना में। सबसे पहले याद रखना ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ चाइना में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था, ये भी जेडोंग ने ही इंट्रोड्यूस किया 1966 में और लास्टेड अंटिल हिज डेथ 1976। तो ये कब भाई साहब मर गए? 1976 में, और तब तक ये रेवोल्यूशन चल गई। सर ये रेवोल्यूशन है क्या? अब ये रेवोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इस रेवोल्यूशन में जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे उनसे कहा गया कि आप काम कीजिए और लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। इट मीन्स कि आप अपनी कंट्री का कल्चर सीखिए, आप अपनी कंट्री का अलग कल्चर है वो आप सीखिए, सो दैट द ओल्ड ट्रेडिशन एंड कल्चर वॉन्ट डाई, ताकि ये जो चाइनीज़ कल्चर है ये जिंदा रह सके। तो इसी को कहते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। GPCRS मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू सेव चाइनीज़ कम्युनिज्म। इसका मेन मकसद था कि जो चाइनीज़ का कम्युनिज्म है उसे बचा के रखे, अपने कल्चर को बचा के रखे। तो इसी को कहते हैं आप ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा क्या था ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये था एक सिंपल सा कि जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी प्रोफेशनल्स थे, उन्हें हमने कंट्री साइड भेजा कि आप अपने कंट्री के बारे में पहले कुछ जानिए कि व्हाट वी आर, हम क्या है, और अपना कल्चर पहले जानिए। ओके, स्टार्ट कब हुआ ये? 1966 में, और एंड कब हुआ ये? 1976 में। ओके, नाउ द लास्ट वन, what is liberty indicator, which of the 3 countries is the leader? So liberty आज़ादी है। liberty indicator का मतलब है freedom to move, freedom to speak and freedom to join any political party। freedom to move, कहीं भी जा सकते हैं आप, और कहीं भी आप बोल सकते हैं, और कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब है फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू स्पीक एंड फ्रीडम टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। और याद रखिए कि अगर हम इस इंडिकेटर को जज करें, इंडिया में ये सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि ये 3 चीज़ें हैं, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू स्पीक एंड फ्रीडम टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया ये हाईएस्ट पे है क्योंकि इट हैज़ डेमोक्रेसी दैट एनीवन कैन ज्वाइन एनीवन कैन ज्वाइन एंड फाइट इलेक्शंस। कोई भी ज्वाइन कर सकता है और इलेक्शन फाइट कर सकता है। इट मीन्स फ्रीडम टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के पास है। इसके बाद दिस इंडिकेटर हैज़ ऑल्सो बीन प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे डिफेंस का ज़्यादा रोल है, मिलिट्री का ज़्यादा रोल है। बट देयर आर सम रोड ब्लॉक्स ऑल्सो, समटाइम्स डिक्टेटरशिप हैव बीन अप्लाइड। वहाँ पे डिक्टेटरशिप हम अप्लाई करते हैं। डिक्टेटरशिप अप्लाई मीन्स वहाँ पे मिलिट्री सारी चीज़ें सीज करती है और कहती है कि नहीं, अब हम मुल्क को चलाएंगे। और अगर आप कहेंगे चाइना में तो ये प्रेजेंट है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है। इन चाइना देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी दैट्स कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी। वन कैन ज्वाइन ओनली थ्रू दिस पार्टी। एक इंसान ज्वाइन कर सकता है सिर्फ इसी पार्टी में, वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है नहीं। सो लिबर्टी इंडिकेटर क्या है? वहाँ पे 3 चीज़ें हैं, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू स्पीक एंड फ्रीडम टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, दिस वाज लिबर्टी
इंडिकेटर। एक क्वेश्चन था वन चाइल्ड पॉलिसी, जो कि मैंने आपको कहा था उसी वक्त चाइल्ड पॉलिसी, जस्ट नोट डाउन कीजिए ये क्या होता है वन चाइल्ड पॉलिसी। इट वॉज एन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना। किसकी थी ये? इंडिया की नहीं थी, पाकिस्तान की नहीं थी, ये किसकी पॉलिसी थी? चाइना की। फॉर ए फैमिली टू हैव वन चाइल्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। इन्होंने हर एक फैमिली से कहा कि सिर्फ आप एक चाइल्ड रखें ताकि हम इस चाइना की पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इट वॉज इनिशिएट इन लेट 1970s। इनिशिएट कब हुई ये? 1970 में, और अर्ली 80s में। दिस प्रोग्राम केम टू एन एंड इन अर्ली 2016। ये एंड कब हुआ? 2016 में। So this was it comparison, that's comparison of India with China and Pakistan. I hope आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, you can drop us a comment or you can directly WhatsApp us on 9622701070. Till then, share it. Okay, thank you.